हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर चैप्टर के। आपको पता ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने एक चैप्टर के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया ना, तो समझ लो आपका चैप्टर क्लियर है, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये देखो 2014 में, 2018 में, 2015 में, फिर 2015 में, 2014 में, 2012, 11, 10 में, ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर 2015 दो बार। एक्चुअल में देखो, पहली बात तो क्वेश्चन अलग है, दूसरी बात ये है कि जोन होते हैं, समझ रहे हो, शिफ्ट होती है। मॉर्निंग की शिफ्ट का अलग क्वेश्चन पेपर होता है, इवनिंग का अलग होता है, तो दोनों में सेम क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसलिए आपको सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। क्वेश्चन अलग है, आंसर इन सब का सेम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको रिपीट क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर जो आप वीडियो बनाते हो, वीडियो में जो हमें नोट्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है, वो पढ़ के क्या हम फुल मार्क्स ला सकते हैं? तो मैं बता के थक चुका हूँ, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई कैसे करूँ। तो मैंने क्या किया, इस बार सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सब का आंसर आपको उस नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर ही बताया है, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैंने सबका स्क्रीनशॉट लिया है, बट ऐसा करना ज़रूरी था, नहीं तो बच्चों के दिमाग से मिथ नहीं निकलता। वो हमेशा डरते रहते कि ये नोट्स पढ़ के या क्या सफिशिएंट नोट है या नहीं है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नोट से ना बताया हो, पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर ही बताया आपको, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 मेन क्रॉपिंग सीजन बताने हैं इंडिया के अंदर, और साथ ही में उनका ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड बताना है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 नहीं 3 हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया के अंदर, या क्रॉपिंग सीजन है इंडिया के अंदर, खरीफ, रबी और जैद, ठीक है। खरीफ क्या होता है, इसमें 2 मेन पूछा गया है। जब मेन लिखा हो ना, तो आपको खरीफ और रबी लिखना है, ठीक है। तो खरीफ सीजन क्या है, रेनी सीजन है, इसको बोया जाता है रेनी सीजन में। और रेनी सीजन यानी बारिश इंडिया के अंदर कब आती है, मई टू जुलाई आती है। हार्वेस्टिंग का जो सीजन है वो सितंबर टू अक्टूबर है, काटा जाता है इसको सितंबर टू अक्टूबर में। मेजर क्रॉप है राई, शुगर केन, जूट, मिर्च एक्सेट्रा। अपना रबी क्रॉप है, विंटर सीजन में बोई जाती है, यानी अक्टूबर टू दिसंबर, ठंड होती है, ठीक है। इसको काटा जाता है फेब टू अप्रैल में। मेजर जो क्रॉप है वो है वीट, पी, बार्ले, ग्राम, ऑयल सीड एक्सेट्रा। जैद भी होती है एक, जो इन दोनों क्रॉपिंग सीजन के बीच में आती है, ठीक है। इसको अप्रैल टू जून में बोया जाता है और उसी के टाइम में काट लिया जाता है, यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा नहीं होता। इसकी जो मेजर क्रॉप है वो है कुकुम्बर और वाटरमेलन। ये याद रखना, 1 मार्क्स में ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द ग्रोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द मेन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि सबसे पहले तो आपसे ये बोल रहा है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा मेन स्टेपल क्रॉप कौन सी है, राइस। इंडिया की सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो है चावल, ठीक है। और उसकी जो आपको बतानी है वो आपको बताना है कि जो ग्रोइंग कंडीशन है, कौन कौन सी ग्रोइंग कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इसका और में भी यही क्वेश्चन है कि जियोग्राफिकल कंडीशन बतानी है चावल उगाने के लिए, ठीक है। और ये भी बताना है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो, मतलब जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर भी चावल कैसे उग पाता है, एग्जाम्पल से बताना है। तो ये देखो पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो ये खरीफ क्रॉप है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चावल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चावल है वो हमारे चाइना में उगते हैं, ओके। इंडिया में जो चावल है नदन और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहाँ डेल्टा बनता है वहाँ पर हमें उसकी क्रॉप देखने के लिए मिलती है। और ये क्वेश्चन था ना, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो राइस है वो ऐसे एरिया में भी क्यों कैसे उग जाता है जहाँ पर बारिश कम होती है। तो मैं आपको बता दूँ, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के साइड में है ना, जो बारिश है वो कम होती है, बट फिर भी वहाँ पर चावल क्यों ग्रो हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन के फैसिलिटी अच्छे से पानी वगैरह दिया जाता है, नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन है बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो राइस है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वैसे तो पूछा नहीं जाता बट अगर पूछा है कि राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो है वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा जो आपका चावल है वो वेस्ट बंगाल में उगता है ना। मछली चावल आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा लोग ज़्यादा खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको इसी के बारे में दिखाया था कि ये बताओ कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंज हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या आया इन रीसेंट टाइम्स में। रीसेंट टाइम का मतलब ये नहीं होता 1-2 साल में, अभी हम पूरा का पूरा 40-50 सालों की बात कर रहे हैं। इन रीसेंट टाइम में, अभी के टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से चेंजेस आए हैं।
वो बताने हैं आपको, ठीक है। वही है गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट लिया है, और सबकी वही चीज़ है कि कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, जो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इंडिया लेकर आई थी, इंडियन गवर्नमेंट 1980s और 90s के टाइम में, ठीक है। टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो इंडिया में हुआ था, 5 मेजर बताने हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सबके आंसर सेम ही है, ठीक है। डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा को प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। मतलब देखो, कंसोलिडेशन और कलेक्टिवाइजेशन का बताता हूँ, छोटे छोटे लैंड को ना मिलाकर एक बड़ा लैंड बना दिया था, दैट इज कलेक्टिवाइजेशन। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब भी यही होता है, और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा का मतलब क्या होता है कि पहले बड़े बड़े जो लोग होते थे, अमीर अमीर लोग होते थे ना, उनके पास ही सारी की सारी ज़मीन होती थी, गरीब लोगों के पास नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि इनसे ले लो आप, ठीक है, मतलब ज़मीन ले लो। तो पहला पॉइंट तो ये किया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे प्रायोरिटी दी। दूसरी बात, 60s और 70s के टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन किया, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने मशीनें वगैरह इंपोर्ट करवाई दूसरी कंट्री से। साथ ही मैं 1980s और 90s की बात करूँ, पूछा गया था ना अपने 90s 80s और 90s के टाइम में क्वेश्चन के अंदर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ना इंश्योरेंस वगैरह स्कीम और ग्रामीण बैंक वगैरह, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, और साथ ही में ये सारी की सारी चीज़ें बनाई। और साथ ही में जो बैंक्स हैं उनको बोला कि फार्मर को आप लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दो, ठीक है, ताकि वो अपनी क्रॉप वगैरह उगा पाए, उनको ज़्यादा दिक्कत ना है। साथ ही में जो गवर्नमेंट थी उसने किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए लॉन्च करी, हमारे फार्मर के लिए लॉन्च करी। और साथ ही में स्पेशल वेदर बुलेटिन वगैरह चलाई थी टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाए थे फार्मर के लिए। आपको पता ही है दूरदर्शन पे खाद बनाने की प्रोसेस आती रहती है, ठीक है, बताते रहते हैं कि ये जो वेदर है ये सही है, इसमें ये क्रॉप उगा सकते हो, ये क्रॉप उगा सकते हो, ठीक है। और साथ ही में गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देना स्टार्ट किया, ताकि जो बिचौलिया है ना बीच में वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता है ना आपको, कि फार्मर कोई क्रॉप उगाता है ना तो उससे पहले गवर्नमेंट बोलती है अगर आप ये उगाओगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है, बिचौलिया खत्म हो जाता है इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिलेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और आपको क्लाइमेटिकल कंडीशन बतानी है जो जो हमारे इंडिया के अंदर मिलेट्स ग्रो होती है उसके लिए। ओके, 16-17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मिलेट्स होते क्या है, जो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले जो क्रॉप्स होती है उसी को हम मिलेट्स कहते हैं, और इनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट जो हमारे इंडिया के अंदर मिलेट्स है वो है ज्वार, बाजरा, रागी। मैंने इसको ना याद करने की आपको कि ज्वार का मेजर प्रोड्यूसिंग या लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो मैंने आपको एक बढ़िया टेक्निक बताई थी कि माइकल जैक्सन, एम से महाराष्ट्र, जे से ज्वार। तो ये याद रखना कि आपका जो ज्वार है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। बाजरा, बी, बाजरा बंजर, बंजर वर्ड से मिलता जुलता है ना, तो बंजर हमारे एक ऐसा इंडिया का स्टेट बताओ जहाँ पर बंजर ज़मीन है, वो है राजस्थान, है ना, तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हो। रागी, रागी मैंने कहा था राजा कुमारी, नाम याद रखना है आपको, रैपर है वो एक। तो राजा कुमारी, आर से रागी हो गया, और के से कर्नाटका, ठीक है, तो राजा कुमारी आप ऐसे याद रख सकते हो। ज्वार के लिए क्या चाहिए, एक रेन फेड, आपको एक रेन फेड क्रॉप है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको उगाने के लिए, ठीक है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, फर्स्ट है चावल, सेकंड है व्हीट, थर्ड है ज्वार। सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर पे ज्वार खाया जाता है हमारे इंडिया के अंदर, ओके। और एक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और एमपी में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, बट महाराष्ट्र में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र इसका, ओके। अगर इसकी बाजरे की बात करें तो ये सैंडी और साथ ही में ब्लैक सॉइल पे बहुत अच्छी खासी उगती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैं आपको बता ही चुका। अगर रागी की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसमें आयरन और वगैरह, आयरन कंटेंट जो होता है वो अच्छा खासा होता है। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू की वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हो तो वो वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ कर आओ, ठीक है। और ये ब्लैक सैंडी लोमी सॉइल पे, चिकनी मिट्टी जैसी होती है ना, रेड सॉइल पे अच्छी खासी उगती है। और ये भी एक ड्राई रीजन की क्रॉप है, मतलब उस एरिया में जो थोड़ा ड्राई हो ना, जहाँ पर बारिश कम आती है वहाँ पर उगता है, ओके। इसको बारिश से थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब बारिश आती है तो रागी की क्रॉप ख़राब हो जाती है। कर्नाटका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट तमिलनाडु, आपका मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी उगाया जा सकता है हमारा क्या, रागी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर के फीचर्स बताने हैं। तो 3 पूछे थे, मैंने बहुत सारे बता दिए क्योंकि मैंने नोट्स में बहुत सारे लिखे हुए हैं। पहली बात तो बहुत कम एरिया के अंदर आज इंडिया के अंदर ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। ये होता क्या है, जब छोटे छोटे लैंड पर खेती करी जाती है विद प्रिमिटिव टूल्स, लाइक पुराने टूल्स, हो गया, डाओ हो गया, डिगिंग स्टिक हो गई, उनसे जब खेती करी जाती है तो उसी को हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और इस तरह की फार्मिंग में है ना क्या होता है कि जो फार्मर होता है वो मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी पे ही डिपेंड रहता है। वो किसी भी दूसरे क्या कहते हैं उसको फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ नहीं करता,
ओके जी। और साथ ही में एक और बात है कि ये पूरी तरीके से जो क्रॉप है इसमें क्या होता है कि जो फार्मर है वो अपनी फैमिली के लिए उगाता है, ठीक है। वो और किसी के लिए नहीं उगाता, बेचने के लिए नहीं उगाता, वो सिर्फ अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए उगाता है। ओके। और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब एक और बात बताता हूँ, जैसे आप अपना चैप्टर खोलोगे ना तो एक बॉक्स बनाएगा, बॉक्स में बहुत सारे नाम दे रखे होंगे। जो आपका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ना, मैंने आपको बोला था कि एक बार वो रीड ज़रूर करना है वो बॉक्स, ठीक है। तो उस बॉक्स में कुछ नाम दे रखे हैं कि हमारे किस किस स्टेट में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किस किस नाम से जानते हैं। तो एक बार वो पढ़ लेना, क्योंकि इसका एमसीक्यू आया था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, और मैंने आपको बोला था कि वो आपको एक बार याद करना ही या पढ़ना ही है। ओके। और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि फार्मर क्या करता है, एक एरिया होता है जंगल का, उसे काटता है, उसे जलाता है, फिर उस पर खेती करता है, तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसलिए कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, मैं आपको बता चुका, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ज़्यादा फसल इसमें नहीं उग पाती, क्योंकि किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करता, वो फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ नहीं करता। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से झूमिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट बता दिए, 4 पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में और कमर्शियल फार्मिंग में डिफरेंस बताना है, 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 3 फीचर बताने। अब देखो, मैं प्रिमिटिव बता चुका हूँ, तो अगर मान लो आपको प्रिमिटिव और इंटेंसिव का आता है तो इतना तो आप लिख लोगे, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखो, आंसर को अटैम्प्ट बहुत अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कि आपको आपका आंसर जो है, आपको आंसर शीट कैसे अटैम्प्ट करनी है, क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर देखना, तभी आपके फुल मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चा बहुत पढ़ के जाता है फिर भी फुल मार्क्स नहीं आ पाते, दिक्कत यहीं पर है कि वो प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाता अपना आंसर। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ये उस एरिया पे करी जाती है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो, ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो, इसमें ज़्यादातर लेबर लगते हैं, केमिकल वगैरह बायोकेमिकल इरीगेशन फैसिलिटी का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, और साथ ही में फार्मर टेक द मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के लिए वो एक ही साल में 2-3 फसलें उगाता है, इसी को मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। और इसमें ना राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। जब चैप्टर समझाया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर समझाऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई हैज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया गॉट अ मेजर सेटबैक इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द जीडीपी ग्रोथ रेट। मतलब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है बट हमारा एग्रीकल्चर नीचे जा रहा है। क्या रीज़न है इसका? तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लोग है ना, अब जो फार्मर है वो खेती में पैसा डालने की जगह कहीं और पैसा डाल रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर खेती में डाला तो 1 साल तक तो कुछ मिलना ही नहीं है, तो इसलिए वो दूसरे सेक्टर में अपने पैसे डाल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो सब्सिडी वगैरह है ना, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी फार्मर को, अब उसमें भी रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, फसल उगाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो इसलिए जो फार्मर है वो फसलें नहीं उगाते, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो गिरते जा रहा है। तीसरी बात है कि रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो बाहर से चीज़ें आ रही है ना, उसको गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा रही, बहुत कम टैक्स लगा रही है, जिससे हमारे यहाँ पर जो फार्मर है जो चीज़ें उगाते हैं उनको उनकी चीज़ों को ही खरीद नहीं रहा, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें आती है वो सस्ती होती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से डिट्रीमेंटल हो रही है हमारी एग्रीकल्चर इंडिया की। ओके। नेक्स्ट है कि मैंने आपको बता ही दिया कि एम्प्लॉयमेंट में जो है डाउनफॉल आने की वजह से जो फार्मर है अपना पैसा निकाल रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो 2012 में, और ये बहुत 2012 में और भी बहुत सारे में आए होंगे, मैंने लिखा नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपका कि डिस्क्राइब द 4 जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ टी उगाने के लिए कौन सी आपको चाहिए बेवरेज क्रॉप के बारे में, और कौन कौन सी सॉइल वगैरह टाइप चाहिए टी वगैरह उगाने के लिए। तो ये रहा जी। तो टी क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब पता है ना, प्लांटेशन का मतलब होता है जब आप बहुत बड़े लेवल पर एक ही फसल एक बड़े से एरिया में उगाओ तो उसको ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और जो टी है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लेबर, आपने देखा होगा टी के बगान में बहुत सारी लेडी वगैरह काम करती है। साथ ही में इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ये अंग्रेज लेकर आए थे चाय इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में उग जाती है। क्लाइमेट का भी पूछा था ना क्वेश्चन। और साथ ही में मैं आपको बता दूं ये उस सॉइल पे उगती है जो डीप फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, जिसमें ह्यूमस थोड़ा ज़्यादा हो और ऑर्गेनिक मैटर भी थोड़े ज़्यादा हो, ठीक है। और साथ ही में मैं बता दूं कि टी बुशेस रिक्वायर वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। यानी जैसे होता है ना, जैसे आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो पत्तों पे है ना परत जम जाती है एक तरह से पानी की, तो वो नहीं होनी चाहिए। वैसा टेम्परेचर, अगर ऐसा क्लाइमेट होगा तो आपकी जो टी की फसल है वो नहीं उग पाएगी, ठीक है। वार्म क्लाइमेट चाहिए टी को उगने के लिए, और मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री,
ये जो जम जाती है ना, ये परत जम जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है? असम है, ठीक है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर, और तमिलनाडु के अंदर भी उगाई जाती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि मेजर मैप में मार्क करने के लिए, मैप भी मैंने इंक्लूड किया इसमें, मेजर आपके टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आते हैं, तो याद रखना अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले असम को मार्क करना है। सबसे ज़्यादा टी असम में उगाई जाती है, पता ही है आपको, टी के बागान है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दार्जिलिंग जो अपना असम में है, असम में नहीं है, वो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। 2016 में क्या हुआ था, जो चाइना था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, सबसे ज़्यादा जो टी थी वो चाइना उगाता था, और उसके बाद हम सेकंड नंबर पे हैं हम। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन को भी पढ़ना, ठीक है, कहीं थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना तो आप डर जाते हो कि इसका आंसर यही था क्या, तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर से, क्योंकि आंसर तो आप बना के लिख लोगे अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आ गया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब एक बहुत बड़े एरिया पर सिंगल क्रॉप ग्रो करी जाती है, इसी को हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव आउटपुट है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज़ किया जाता है, हाई हील्ड वैरायटी सीड का यूज़ किया जाता है, माइग्रेंट लेबर जो होते हैं दूसरी स्टेट से आके, आपको पता है ना असम के अंदर और जो दार्जिलिंग अपना वेस्ट बंगाल के अंदर जो बागान है ना, वहाँ पर दूसरे स्टेट के लोग, यूपी बिहार से लोग जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, तो माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें इन प्लांटेशन में। और साथ ही में ऑल द प्रोड्यूसेस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। उसको एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब जो चाय पत्ती होती है, पत्तियाँ, उसको पहले प्रोसेस करके चाय पत्ती बनाया जाता है ना, तो इसलिए ये क्या है, ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ मेनली फॉर द मार्केट। मार्केट यानी बेचने के लिए यूज़ की जाती है। असम के अंदर जो टी उगाई जाती है ना, वो खुद के उसके लिए नहीं उगाई जाती, ठीक है, सब्सिस्टेंस के लिए, वो बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्री में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन रबर कल्टीवेशन इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग हेड। मतलब ये बताओ कि रबर कल्टीवेशन के लिए आपको कैसा ज्योग्राफिकल क्लाइमेट चाहिए, और साथ ही में प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट आपका रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। मैं आपको बता दूं, रबर जो है वो सबसे ज़्यादा आपका केरला में उगता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में डाल देनी है, ठीक है। और साथ ही मैं बता दूं 2011 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये रहा, देखो छोटा सा आंसर है आपका इसका, ठीक है। जो रबर है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटर हमारे अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में से एक लाइन जाती है जिसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर वाला और इक्वेटर के नीचे दोनों एरिया में ये उग सकती है, बट इक्वेटर के पास है ना बहुत अच्छा उगता है रबड़, पर वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में उग सकता है, उग तो कहीं भी सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला रबड़ जो है केरला में सबसे ज़्यादा उगता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं और नहीं उग सकता है, बट अच्छी क्वालिटी का रबड़ आपको आपके इक्वेटर के पास ही देखने के लिए मिलेगा, ओके। और इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा नमी वाला, और इसीलिए देखो बारिश भी अच्छी खासी चाहिए इसको। सबसे ज़्यादा बारिश जो आपको चाहिए वो रबड़ उगाने के लिए ही चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही में ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, आपको पता है इंडस्ट्री वगैरह में सबसे ज़्यादा रबड़ वगैरह का यूज़ किया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केरला, और साथ में कुछ और स्टेट में भी जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स ऑफ हिमालय में भी मेघालय में भी उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 फीचर बताओ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की। सब्सिस्टेंस नहीं है, इसको है ना आप कमर्शियल कर लो, ठीक है। मैं चलो ये जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी ना तो मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा, ठीक है। चलो जी, तो हमें 4 फीचर बताने हैं कमर्शियल क्रॉप्स के या कमर्शियल फार्मिंग के। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करी जाती है, जो क्रॉप उगाई ही बेचने के लिए जाती है ना, उसी को कहते हैं कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। इसमें वही है कि हाई इनपुट का यूज़ किया जाता है, हाई हील्ड वैरायटी सीड का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। हाईयर प्रोडक्टिविटी के लिए क्या होता है, मॉडर्न इनपुट का यूज़ यानी मशीनरी का यूज़, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर, इरीगेशन फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है, ओके। और ये मैं बता ही चुका हूँ कि लार्ज पीस ऑफ लैंड पे करी जाती है खेती। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बड़ी ध्यान से सुनना, एक एरिया के अंदर जो कमर्शियल क्रॉप हो सकती है ना, वो दूसरे एरिया के अंदर सब्सिस्टेंस क्रॉप हो सकती है, ठीक है। ये याद रख लेना, क्योंकि जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो समझाया था, वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलो सुन ही लो यार। एक एरिया के अंदर मान लो जैसे चावल है, चावल अगर देखें तो उड़ीसा के अंदर चावल जो है वो बहुत ज़रूरत है उनकी, तो वो जो चावल उगाते हैं ना वो खुद के यूज़ के लिए उगाते हैं। उड़ीसा के अंदर जो चावल उगता है, तो उड़ीसा के अंदर वो क्या है, वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है। पर अगर हरियाणा और पंजाब के अंदर देखें ना, तो वो जो चावल ग्रो करते हैं ना वो एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं, तो उनके लिए वो एक कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉटन उगाने के लिए जो मतलब बतानी है कि मेजर जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन कौन से हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से, और साथ में आपको ये भी बताना है कि कॉटन को उगाने के लिए कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कॉटन है वो एक आपको पता ही है कि रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कपड़ा जो होता है कॉटन का, उसको बनाने के लिए आपको कॉटन तो चाहिए ही चाहिए। साथ में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। और ये जो आपका कॉटन है वो ब्लैक सॉइल पे बहुत अच्छा उगता है, याद है ना आपको, इसलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। डेक्कन प्लेटो वाला एरिया ही होता है ब्लैक सॉइल वाला एरिया, महाराष्ट्र, सुरेष्ट्र, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट पूछा था ना आपसे, तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। और साथ ही में अपना गुजरात। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो आपको गुजरात मार्क करके आना है। अब देखो बच्चों को ये वाली बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। आपकी बुक के अंदर लिखा है 2016 का डेटा, 2016 के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र था सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट अभी की बात करें ना तो गुजरात है। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर आपको मार्क पहले से कर रखा होगा, अगर महाराष्ट्र पे एरो दे रखा हो तो महाराष्ट्र कर देना, और अगर गुजरात पे एरो दे रखा हो तो गुजरात कर देना कॉटन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का, ठीक है। और इसको हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल चाहिए, और ये खरीफ क्रॉप है, तो ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए उसको कॉटन को उगाने के लिए। नेक्स्ट है आपका कि शुगर केन को उगाने के लिए कौन सी, एक चीज़ मेरी बहुत ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है ना, मतलब आपके पास अगर मान लो 10-20 दिन है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बैठ के जितनी भी स्टेट है ना उन सब के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अच्छे से याद कर लो, ओके। तो शुगर केन उगाने के लिए जो है वो आपको कौन कौन सी क्लाइमेटिकल कंडीशन चाहिए, और आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताने या मेजर प्रोड्यूसर बताने शुगर केन के, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में उग सकता है। वो एक खरीफ क्रॉप है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट चाहिए। साथ ही में एनुअल रेनफॉल जो है वो 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। वैरायटी ऑफ सॉइल में उग सकती है। जो इसका लेबर होता है ना, मैनुअल लेबर, मतलब बीज बोने के लिए बीज तो नहीं होता, ठीक है, मतलब गन्ने का वो बोने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में काटने के लिए भी आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मशीनें से नहीं काट सकते आप, ठीक है। मशीन थोड़ा ऊपर का एरिया छोड़ देती है, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए लोग ही काटते हैं गन्ने की फसल, ओके। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है शुगर केन का वो इंडिया है। फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील है। 1 मार्क्स में पक्का क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो देख लेना, 1 मार्क्स से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर केन, मतलब शुगर, गुड़, ठीक है, गुड़ को कहते हैं जैगरी, और साथ में खांड सरी, मोलाज, इनको बनाने के लिए आपको पता ही है शुगर केन तो आपको चाहिए। मेजर प्रोड्यूसर पूछे थे ना शुगर केन के, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, कर्नाटका, अरुणाचल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में डिफरेंस बताओ। 5 पॉइंट बताने हैं, तो ये तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। कि प्रिमिटिव में क्या होता है कि ओल्ड टूल का यूज़ किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, न्यू टूल का यूज़ किया जाता है। वो किसके लिए की जाती है, खुद के लिए की जाती है। सब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो बेचने के लिए की जाती है। इसमें पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ किया जाता है, इसमें नहीं करा जाता, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, आप कर ही लोगे, इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आंसर तो पहले लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर, इसके अंदर मैंने दिखाया था, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, आई होप आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको ये बताना है कि पल्सेस उगाने के लिए, ठीक है, क्या जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए, और साथ में 2 पल्सेस मतलब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट बताने हैं पल्सेस के, ओके। तो पल्सेस मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। सबसे ज़्यादा पल्सेस यानी दालें उगाता भी इंडिया है और खाता भी इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन रहते हैं, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और जो पल्सेस की क्रॉप है, ठीक है, वो क्रॉप रोटेशन में यूज़ करी जाती है। क्रॉप रोटेशन का मतलब समझते हो आप, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा रिवाइव करने के लिए पल्सेस उगाई जाती है, ओके। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो आपका एमपी है, ठीक है, राजस्थान है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। और इसको भी उगने के लिए मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। वैसे बुक में इसके बारे में लिखा नहीं है कि इसको, मैं बता रहा हूँ फिर भी, ठीक है। चलो जी, आपको पता है ना एमपी में और राजस्थान में और महाराष्ट्र में, यानी इसको ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक रेन फेड क्रॉप है, ज़्यादा बारिश की इसको ज़रूरत नहीं है। साथ ही में इसको टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। अंदाज़ा लगा लो आप खुद ही, देखो पता चल ही रहा है आपको, राजस्थान एग्जाम्पल है तो इतना तो आप एग्जाम्पल लगा ही सकते हो कि इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए थोड़ा बहुत, और साथ ही में इसको बारिश भी कम चाहिए होती है। ये उसी सीजन में उग पाती है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैं आपको बता ही चुका हूँ, एमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड जस्ट अ सेकेंड,
ओके जी, अब आपके मैप की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप की बात करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, सारे के सारे मैप है इसके अंदर, चैप्टर 4 के सारे मैप बताए हैं मैंने। ओके जी, तो अब देखो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, ये सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्टेट में उगाए जाते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताओ इनके। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुगर केन होता गन्ना। ठीक है, अगर आप यूपी के अलावा किसी और स्टेट में रहते हो ना और आपका दोस्त ऐसा है जो यूपी से है, आप उससे मतलब हार्वेस्टिंग सीज़न, जब शुगर केन का हार्वेस्टिंग सीज़न आता है ना, तो सारे के सारे गांव चले जाते हैं, मतलब अंधा पैसा है उनके पास, समझ रहे हो। तो शुगर केन की क्रॉप वगैरह काटने के लिए सारे के सारे गाँव चले जाते हैं। ठीक है, तो यूपी के अंदर क्या है, आप नोटिस करोगे ज़्यादातर चीनी की जो मिल है ना, वो भी आपको यूपी के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि शुगर केन के अंदर है ना, थोड़ा साइंटिफिक आपको पता होगा कि शुगर केन के अंदर एक सुक्रोज कंटेंट होता है। ठीक है, उस सुक्रोज कंटेंट जो होता है, वो कम होता जाता है, मेरे कहने का मतलब अगर आप उसे काट देते हो ना गन्ने को, तो वो सुक्रोज कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होते जाता है। तो उसको अगर आपको बरकरार रखना है तो आपको उसको जल्दी प्रोसेस करना पड़ेगा, इसीलिए जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है ना, उसी के पास ही आपको चीनी की फैक्ट्री भी मिल जाएगी। तो गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में उगाया जाता है, इसलिए गन्ने की सबसे ज़्यादा या चीनी की सबसे ज़्यादा जो मिल्स होती है वो यूपी में ही है। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ से देखो, एक यार रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितनी भी स्टेट है ना, सबके नाम याद कर लेना। तो ये रहा आपका यूपी। ठीक है, ओके, क्योंकि यार अगर आपने ये कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टी, आपसे टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा आता है, वो है असम। ठीक है, असम भी है, वेस्ट बंगाल भी है। तो अगर वेस्ट बंगाल आए, एरो वेस्ट बंगाल पे दे रखा हो, ठीक है, और कोई ऑप्शन ना मिल रहा हो और आपको वेस्ट बंगाल दे रखा हो, तो वेस्ट बंगाल ही आंसर समझना, असम या वेस्ट बंगाल। वैसे तो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे और असम ही देंगे। अब असम पता है ना आपको कहाँ पर है। ठीक है, ये रहा आपका असम, ये ब्लू से था ना, तो मैंने ब्लू से मार्क किया है असम। नेक्स्ट है आपका कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कर्नाटका। ठीक है, ये आपका कर्नाटका हो गया। कर्नाटका में एक जगह थी, ये रहा कर्नाटका में एक जगह थी। ठीक है, कोई हिल्स थी, उसका नाम बताना आप मेरे को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुडान हिल्स में सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ था कॉफ़ी का। ठीक है, चलो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है कि रबर तो आपको पता ही है, केरला में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मैंने बताया था आपको। तो ये रहा आपका केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला की स्पेलिंग मैंने शायद गलत कर दी, हाँ जी गलत हो गई ना, तो आप इसे सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका कॉटन जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है गुजरात और महाराष्ट्र। मैंने कहा था आप कंफ्यूज जाओगे यहाँ पर, तो देखो आप क्या करना, गुजरात भी कर सकते हो, ठीक है, आप महाराष्ट्र भी कर सकते हो। आपको खुद मार्क करने के लिए नहीं आएगा, पहले से एरो डाल रखा होगा। अगर गुजरात पे दे रखा हो तो समझ जाना गुजरात, क्योंकि गुजरात और किसी का नहीं है ना, महाराष्ट्र और किसी का है, ज्वार को छोड़ के। ज्वार का आएगा नहीं मैप, तो अगर गुजरात या महाराष्ट्र में से किसी में भी दे रखा हो तो आप समझ जाना कॉटन का ही है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो यार, इतनी टेंशन मत लो, अब सबका याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब आप कंफ्यूज जाओगे कि सर जी अगर मान लो गुजरात का मतलब कॉटन का अगर ज्वार का आ गया, तो ज्वार का आएगा ही नहीं, क्योंकि दे ही नहीं रखा, बोर्ड में है ही नहीं, आपके मैप के पहले से प्री डिफाइंड होता है ये आएंगे नहीं आएंगे, तो नहीं दे रखा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, और साथ में जूट का पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं, जूट वगैरह ना सबसे ज़्यादा आपके वेस्ट बंगाल में ही उसकी मिलें हैं। और जो जूट है वो अपना हुगली रिवर है ना, बहुत सारे बच्चे मेरे को वेस्ट बंगाल से भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा ही देखते हैं, कुछ मैंने पता ही आपको नंबर वगैरह दे रखा है उनको, तो उनके स्टेटस में देखता हूँ पूरा बंगाली में, मेरे ऊपर से बाउंसर जाता है सब कुछ। ठीक है, तो जो अपना जूट वगैरह है ना, तो वो अपना सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल आपको पता ही है कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और मान लो अगर दार्जिलिंग आता है तो दार्जिलिंग असम मत करके आना यार, वेस्ट बंगाल है। ओके जी, क्लियर हो गया आपको। ओके, अब जो हमारे मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है या मेजर राइस प्रोड्यूसिंग जो एरिया है ना, वो ये है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर राइस उगाया, ये जो डार्क में दिख रहा है यहाँ पर उगाया जाता है। और यहाँ पर पंजाब और वेस्ट यूपी का जो एरिया है, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी की मदद से उगाया जाता है। ये देखो, ये सारा का सारा ये पूरा एरिया। तो आपको है ना ऐसे ऐसे शेड कर रखा होगा, आपसे पूछ रखा होगा कि लार्जेस्ट एरिया किसका है, तो आपको सिंपल मार्क करना, आइडेंटिफाई करना है आपको जस्ट के राइस का है। ठीक है, और वीट का भी पूछा गया है, तो वीट का मैं बता दूं, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये अपना ये वाली बेल्ट, ये पूरी की पूरी वीट की है। ठीक है, अगर ये पूरा मार्क कर रखा हो तो आप समझ जाना वो राइस का, अगर सिर्फ ये मार्क कर रखा हो तो आप समझ जाना वीट का है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वीट कौन से एरिया कौन से सीजन में, ठंड में उगाई जाती है। राबी क्रॉप है एक जो अपनी वीट है, और ठंड आपको पता है दिल्ली में कति ठंड है, बहुत ठंड हो जाती है ठंड में, और बहुत गर्मी पड़ती है, तो ठंड में इसलिए है ना यहाँ पर रबी क्रॉप जो वीट है वो अच्छा खासा उगता है। ओके यार, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब एक सरप्राइज़ की बात जो मैं आपको कह रहा था, देखो
बच्चों ने बोला कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी, ठीक है। बट अगर इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं इसकी PDF प्रोवाइड नहीं करूँगा। तो अगर मैं GP लिंक लगाऊंगा तो बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी। तो यार मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाना, सबसे नीचे आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगता है तो रिक्वेस्ट है यार, देखो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना, PDF मत देना उसको, क्योंकि ये आपके लिए, अगर वो पूरी वीडियो देखने के बाद देखेगा तो उसको अच्छा समझ भी आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हम 30,000 की फैमिली आज तो क्रॉस कर ही लेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। 29 पॉइंट समथिंग पे हैं हम, तो आज हम 30,000 क्रॉस कर लेंगे जल्दी ही, क्या पता 1 लाख क्रॉस करें। अच्छा एक और बात बता दूं यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, उसका लिंक है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, बट एक्चुअल में जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा उस पर 1400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए और अभी तक मैंने कुछ अपलोड भी नहीं किया, ठीक है। तो वहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, और मेन इंपॉर्टेंट बात, बच्चों ने सब्सक्राइब इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब से ऐसे अर्न करता हूँ और आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही में अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो वगैरह कर सकते हो। अगर आपको बाकी चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप उस चैप्टर की वीडियो पे जा सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही में थैंक यू सो मच, दोबारा से आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।